कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। और आज का टॉपिक है हमारा सेल बायोलॉजी। सेल है ना, हम लोग पढ़ रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने देखा था गाल्जी बॉडी के बारे में देखा था। क्या गाल्जी बॉडी, कैमिलो गाल्जी उसका खोज किया था। एक सेकंड में देख लेता हूँ इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लाइसोसोम, हाँ गाल्जी बॉडी। अच्छा, गाल्गी बॉडी जो है उसका मैं एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन बताया था आपको, इम्पॉर्टेंट कार्य बताया था। कोई गाल्जी बॉडी का कोई एक कार्य मेरे को बता दो, एक कार्य, ठीक है बस। और एक क्वेश्चन और मेरा है कि जो मिडिल लैमिला होती है, क्या होती है सर? मिडिल लैमिला वो किसकी बनी होती है? मिडिल लैमिला मेड बाई किसकी? तो वो बताना है आपको, ठीक है। दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को चाहिए, ठीक है ना। ऐसे दांत निकाल के मत चले जाना कि बस निकल के चले गए हैं, ठीक है ना। बता दिया करो, क्योंकि बहुत से लोग बहुत ढेर सारे लोग लेते हैं लेकिन बताता कोई नहीं, ठीक है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है। अब हमारे ये टॉपिक कैसे आ रहे हैं सबसे पहले ये समझ लो, क्योंकि हम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर, एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली गाल्जी काय के बाद, ठीक है, गोल्गी बॉडीज के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है, वो आता है वैक्यूल रिक्तिका। रिक्तिका, इसको रसधानी के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में वैक्यूल के नाम से। वैक्यूल क्या होता है, ठीक है। तो सर ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है। पुरानी नई सब क्या अपना है। एक कोशिका होती है, तो ये क्या होता है, सबसे पहले हमें तो ये पता चल गया है कि जो वैक्यूल होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक पादप की कोशिका और दूसरी जंतु की कोशिका, ठीक है। तो सर जो पादप की कोशिका होती है, अब ये बताओ, वैक्यूल्स का मतलब होता है रिक्तिका। रिक्तिका मतलब वो पानी को स्टोर करके रखती है अपने अंदर, ठीक है। आप एक जंतु हैं, अगर आपको प्यास लगेगी तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे किचन, टैप ऑन करेंगे, निकालेंगे, पी लेंगे, ठीक है। फिर जाएंगे, टैप ऑन करेंगे, निकालेंगे, पी लेंगे, पानी तुरंत आप लोग पी लेंगे, सिंपली। लेकिन अगर एक पौधे को प्यास लग गई, ठीक है, एक पौधे को प्यास लग गई अब बिल्कुल कड़कती धूप में, तो उसकी प्यास कैसे बुझेगी? तो भाई कोशिका के अंग देख रहे थे कि यार अगर प्यास व्यास लगी तो कैसे हो, तो बोले चलो एक चीज बना देते हैं, ठीक है। और उस चीज का नाम रख देते हैं वैक्यूल। उस चीज का नाम रख देते हैं हम लोग रसधानी, ठीक है। तो ये जंतु कोशिका में भी रसधानी होती है और पादप कोशिका में भी रसधानी होती है, लेकिन पादप कोशिका की रसधानी बड़ी होती है क्योंकि पादप सर चल फिर नहीं पाते हैं, ठीक है, टहल नहीं पाते हैं कि अगर प्यास लगेगी तो पेड़ चलता चलता पहुंच जाएगा नदी के किनारे, पानी पी लेगा, फिर आगे चलता चलता फिर खड़ा हो जाएगा यहाँ पे। ऐसा नहीं कर पाता है। आपको प्यास लगेगी तो क्या करोगे? चलते चलते जाओगे नदी के किनारे, पानी पी के फिर तुरंत कम बैक, है ना, अपने घर आ जाओगे, टहलने लगोगे, घूमने लगोगे। लेकिन पौधा तो नहीं कर सकता ना, तो उसके लिए रसधानी बना दी गई कि भाई देख, जो भी चीजें पदार्थ वगैरह है, पानी है, ठीक है, और जो भी खनिज लवण है, जितना भी है, तो भाई स्टोर करके रख ले, ठीक है। रसधानी को क्या बोला कि भाई तू इसके अंदर क्या कर ले, चीजों को संग्रहित कर ले, ठीक है, इसको स्टोर कर ले तू, ठीक है। देखो रसधानी जो होती है वो एकल झिल्ली की होती है, ठीक है, एकल झिल्ली की होती है। सबसे पहले ये समझना होगा हमको, ठीक है, कि रसधानी के अंदर एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। रसधानी कैसी होती है? एकल झिल्ली। और रसधानी के सॉरी जो माइट्रोकांडिया होते हैं, जो प्लास्टिड होते हैं, वो क्या होते हैं? वो दोहरी झिल्ली का बना होता है, ठीक है। तो रसधानी क्या होती है? एकल झिल्ली की होती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, इस एकल झिल्ली को क्या बोलते हैं? और इसी एकल झिल्ली को सर टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं।
ये जो एकल जिस झिल्ली से रिक्तिका कवर रहती है उस झिल्ली को टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ये टोनोप्लास्ट को कंपेयर कर देते हैं, समझ लेते हैं लिप उससे, प्लास्टिड से, लवक से, जबकि नहीं। अगर टोनोप्लास्ट का नाम आ रहा है तो सर आपके जहन में सिर्फ एक नाम आना चाहिए और वो नाम आपका रिक्तिका का होना चाहिए, वो नाम आपका वैक्यूल का होना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या बात आती है कि कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी एक जगह होती है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में एक झिल्ली द्वारा घिरी एक जगह होती है जिसको बोलते हैं रसधानी या रिक्तिका। ये एक एकल झिल्ली द्वारा घिरी होती है और इस एकल झिल्ली को टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये पादप का, ठीक है, यही रिक्तिका पादप कोशिका का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही रिक्तिका पादप कोशिका का 90% भाग घेरता है, घेरती है। ठीक है, इसको हम लोग लड़की बना देते हैं, ये लड़की है। ठीक है, अगर ता बोल देते तो ये मेल हो जाता, जाहिर से बात है ना, जेंडर बिल्कुल से विपरीत हो जाते हैं ताती में, है ना। जैसे राजू पानी पीती है, तो भाई तुम लोग राजू पानी पीती, राजू लड़की थोड़ी ना है, लड़का है ना, तो पीता है, ऐसे। तो पादप कोशिका का 90% भाग कौन घेरता है? तो वो घेरता है रिक्तिका, जिसको वैक्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब एक चीज और इसमें जानना होगा, ये है रिक्तिका के अंदर, ठीक है, द्रव्य, और सर ये कोशिका है, क्या है सर? तो ये कोशिका है, तो जाहिर सी बात इसमें कोशिका द्रव्य होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमने देखा टोनोप्लास्ट है, ठीक है, ये पारेगम्य है। पारेगम्य बोले तो मतलब अंदर बाहर कुछ भी आ जा सकता है, गाढ़ा होता है। तो यहां पे एक चीज ये समझना है सर, क्या समझना है आपको, कि इसके अंदर, पादप कोशिका के अंदर जो रसधानी के अंदर जो द्रव्य होता है उसका वो अधिक सांद्रण वाला होता है। उसकी सांद्रता क्या होती सर? तो उसकी सांद्रता अधिक होती है किसके मुकाबले? कोशिका द्रव्य के मुकाबले। ठीक है, तो सर कोशिका द्रव्य के मुकाबले जो रसधानी के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है उसकी सांद्रता अधिक होती है। ठीक है, और कोशिका द्रव्य की सांद्रता कम होती है। ठीक है, अगर अधिक ना हो तो कोशिका द्रव्य भर जाएगा इसी के अंदर, तो इसकी सांद्रता बहुत ही ज्यादा अधिक होती है, कॉन्सेंट्रेशन इसकी हाई होती है। इसके बाद एक चीज, अगर इसकी सांद्रता कम ना हो, कम हो, ठीक है, मानते कम है, ये गाढ़ा है, तो क्या होगा? फाइनली ये सुटुक जाएगा, निकल जाएगा ये। ठीक है, तो एक हिसाब से ये जो रसधानी है ये कोशिका को एक आकार देती है, फैलाती है कोशिका को, है ना। बताइए फैलाती कि नहीं? कोशिका को ये फैलाती भी है। यहां पे लिख लीजिए कि इसके अंदर पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ एवं अन्य उत्पाद पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ व अन्य उत्पाद पाया जाता है जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं भी होता है, वो भी इसके अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? रिक्तिका के अंदर, वैक्यूल्स के अंदर। जब कोशिका में किसी भी चीज की कमी पड़ती है तो वहां से ये चुपचाप डाल देता है। और किसकी मदद से डाल देती है? तो आसानी से चला जाएगा इसके अंदर का जो सामान है बाहर, लेकिन अगर इसके अंदर से कुछ सामान बाहर, अंदर मतलब कम सांद्रता से अगर अधिक सांद्रता में जाना होगा तो क्या करना होगा? बताइए, मैंने एटीपी विधि बताया था कि नहीं? एटीपी के द्वारा ये कम से अंदर से बाहर जाएगा, प्रेशर लगा करके, है ना, पंप करके बताया था ना। बताइए, जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा रहा था मैं आपको, कोशिका झिल्ली पढ़ा रहा था, बताया था। आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण होती है। जो हमारा अमीबा होता है, हमारा क्या, आपका बोल दो, किसका भी है, ये देखिए, ये अमीबा है। अमीबा में क्या पाया गया? अमीबा में जो संकुचनशील रसधानी होती है वो उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण होती है, उत्सर्जी पदार्थ के लिए।
उत्सर्जित कर देती है, शरीर से बाहर निकाल देती है उसको। ठीक है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। एनसीईआरटी का पॉइंट आगे है कि बहुत सारी कोशिकाएं जैसे आद्य जीवी में खाद्य रसधानी का निर्माण खाद्य निर्माण को निगलने के लिए होता है। जैसे युगलीना हो गया, अमीबा हो गया, इसमें क्या होता है सर, तो इसमें जो रिक्तिका का निर्माण कैसे होता है, खाद्य धानी के रूप में, है ना, खाद्य पदार्थ को निगलने के लिए एक वैक्यूल्स टाइप में बनती है और वो खाद्य पदार्थ को निगल लेती है, उसको वो सीधे अंदर डाल लेती है। ठीक है सर, ये होता है रिक्तिका, जिसको हम लोग वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? इसमें लिखने वाली बात जो भी है आप लोग बुक खोल के देखेंगे तो लिख लेंगे, और नहीं तो बाकी बहुत ढेर सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। ठीक है, बताइए रिक्तिका के बारे में बस इतना ही पढ़ना है सिंपली, और आपके बुक में इतना ही है। इसमें से कुछ चीजें मैं आपको बता भी दिया हूं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सूत्रकर्णिका। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में बोलते हैं सूत्रकर्णिका। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सूत्रकर्णिका इसको बोलते हैं। भैया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले इसकी खोज के बारे में चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी खोज जो किए थे सर, वो किए थे अल्टमान जी ने। ठीक है, अल्टमान वैज्ञानिक थे, वो खोज किए थे कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया करके ऐसे कुछ करके होता है। ठीक है, और कोलिकर नामक वैज्ञानिक थे, कोलिकर और अल्टमान ये दोनों साथ में ही काम कर रहे थे। इन लोगों ने नाम इसका रखा था ब्रायोप्लास्ट। ठीक है, और फिर एक वैज्ञानिक और आते हैं जिनका नाम है सी बेंडा। समझ रहे हो, बेंडा, सी बेंडा, इसका नाम बाद में माइटोकॉन्ड्रिया जाकर के रख देते हैं। ठीक है, क्या रख देते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया रख देते हैं। आपको एक चीज तो पता ही है सर कि ये माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। अगर देखा जाए कि ये मेनली सेल के अंदर कितना होता है, ठीक है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो लगभग 40 से 50 नंबर के बीच होता है। ठीक है, एक कोशिका के अंदर 40 से 50 माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या टहलती रहती है। ठीक है, उतने नंबर में ये रहता है। इसके बाद क्या देखते हैं, अब इसके स्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये कैसा बना होता है, एक सेकंड ना। तो इसका जो आकार होता है वो तस्तरी नुमा बेलनाकार इसकी आकृति होती है। ठीक है, इसकी आकृति कैसी होती है, तो वो होती है तस्तरी, तस्तरी नुमा बेलनाकार। समझ रहे हो, तस्तरी, पता है किसको तस्तरी बोले, तो ये नाम बड़ा सुना सुना लग रहा है। प्लेट होता है ना, शायद प्लेट को ही बोलते हैं क्या, मेरे ख्याल से मे बी प्लेट को ही बोलते, तस्तरी या प्लेट, है ना। तो तस्तरी नुमा होता है, और ये कैसा होता है सर, ये बेलनाकार होता है। और अगर देखा जाए तो जब 1866 ईस्वी में अल्टमान ने इसकी खोज किया था, 1886 है, सॉरी 66 नहीं है, 1886 में। ठीक है, 1886 के अंदर जब अल्टमान ने इसकी खोज किया था तो लोग बताए थे भैया कोशिका के अंदर ऐसी कुछ संरचना होती है। ठीक है, ब्रायोप्लास्ट नाम जो भी वगैरह दे दिए थे। ठीक है, सी वेंडा आते हैं, मेनली इसको बता देते हैं कि भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इसके खोज चल जाती है, इसको कार्यवार ढूंढने लगते हैं सी वेंडा जी। तो इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तस्तरी नुमा है, देख लो ये तस्तरी नुमा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये दोहरी इसमें भित्ति पाई जाती है। क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए, कि इसमें देखिएगा पेज नंबर 135 में लिखा हुआ है कि सूत्रकर्णिका को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता है
तब तक सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखा नहीं जा सकता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया जाता है भैया, सबसे पहले उसको अभिरंजित किया जाता है। अभिरंजित मतलब उसमें पूरी सेल में कलर डाला जाता है, ठीक है, पिगमेंट होते हैं, वर्णक होते हैं ना, अभिरंजन एक विधि होती है, कोई स्पेसिफिक कलर डालते हैं, तो वही कलर माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर चढ़ जाता है। जब चढ़ जाता है तभी दिखेगा, नहीं तो दिखेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक कोशिका में सूत्रकर्णिकों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जो सेल होती हैं, प्रत्येक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है। जैसे मैंने बताया 40-50 होती है, मतलब एक मेजर बता दिया ना, एक लगभग में अमाउंट बता दिया मैंने, ठीक है। बाकी इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये बताया जाता है कि ये दोहरी झिल्ली करके होती, क्या सूत्र, एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना। हाँ, ये चीज याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। पॉइंट करके लिख लेना, ये सब पॉइंट ही बन रहे हैं, ठीक है। दोहरी झिल्ली, तो बाहरी झिल्ली को हमने एक्सटर्ना बोला, आउटर मेम्ब्रेन बोला, बाह्य झिल्ली बोला। इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला बाह्य झिल्ली। बाह्य झिल्ली क्या होती है, वो होती है एक्सटर्ना, समझ गए। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर देखो कैसा बना होता है, ये देखो, ठीक है। ये भैया देखो अच्छा लग रहा है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ये बाह्य झिल्ली मतलब ये जो बाहर झिल्ली चढ़ी होती है, इसके अंदर की जो झिल्ली होती है उस झिल्ली को बोलते हैं आंतरिक झिल्ली, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। समझना, आंतरिक झिल्ली इसको बोलते हैं इंटरना, एक्सटर्ना और इंटरना। इन दोनों के बीच में एक स्पेस पाया जा रहा है। देखो ये झिल्ली के बीच में एक स्पेस पाया जा रहा है, खाली जगह, इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। इस स्पेस वाली जगह को क्या बोलेंगे सर, तो उसको बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। लिख लो, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब हम लोग इसके अंदर चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। ये एक देखो, ये कैसी संरचना, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, मतलब एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक। और अगर दोहरी झिल्ली युक्त संरचना जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया होती है। अभी तक जो हम कोशिकांग पढ़ रहे थे, सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे थे, उसमें सब एकल झिल्ली होती थी, उनके पास केवल एक झिल्ली होती थी, ठीक है। ये जो उभरा हुआ भाग होता है इसको हम लोग शिखर या फिर क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, इसको क्रिस्टी, ठीक है, क्रिस्टे के नाम से जानते हैं, TAE, ठीक है, क्रिस CRISTAE, क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको शिखर के नाम से जानते हैं। कौन सी संरचना, जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग शिखर यानी कि क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। अब क्या इसके अंदर देखने को मिलता है कि इन्हीं क्रिस्टी पर हमको ये ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये देखिए, अब देखो, इन क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीसोम होते हैं जिनको हम लोग F1 कण बोलते हैं। इनको ऑक्सीसोम F1 कण बोलते हैं, जो श्वसन के लिए
जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उसको मैट्रिक्स या फिर अघात्री बोलते हैं। अभी अभी देखना इसका काम क्या होता है। ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी बोले तो एटीपी निकालता है, ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके अंदर का जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, अघात्री बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर इसका खुद का डीएनए पाया जाता है, समझो। इसके अंदर इसके खुद के राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। अधात्री, इसके अंदर इसका खुद का डीएनए पाया जाता है और वो डीएनए जो होता है वो एकल वृत्ताकार डीएनए होता है, ठीक है। वृत्ताकार बोले तो गोला गोला वाला डीएनए होता है। डीएनए एक लाइनर होता है, एक रेखीय डीएनए होता है, एक सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कौन सा डीएनए पाया जाता है? यहाँ पे सर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। यहाँ पे जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। 70S प्रकार के। अभी हम लोग राइबोसोम के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। 70S प्रकार के राइबोसोम, और इसके अंदर सर हमको देखने को मिलता है कि इसके अंदर सर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसके अंदर आरएनए भी पाया जाता है। आरएनए क्या होता है बताइए? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसका एक मेन काम होता है, अगर इसका नाम तो आप जान गए हैं, अगर इसका रासायनिक संगठन देखा जाए, ठीक है, इसका अगर मतलब जो केमिकल कंपोनेंट जो इसके अंदर पाए जाते हैं वो देखा जाए तो इसके अंदर 60 to 65% सर प्रोटीन पाया जाता है ना। केमिकल कंपोनेंट अगर देखते हैं तो 60 से 65% प्रोटीन, और अगर देखा जाए तो 29% क्या होता है? ग्लिसरॉल पाया जाता है, ग्लिसरॉल, ठीक है। 29% ग्लिसरॉल, और इसके अंदर क्या होता है? 4% सिफेलिन पाया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें इसी के अंदर पाई जा रही, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और इसके अंदर भाई कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है ना, कोलेस्ट्रॉल, तो 2% कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो ये होता है इसका केमिकल कंपोनेंट जो इसके अंदर पाए जाते हैं। अब देखो क्या होता है, राइबोसोम भी पाया गया भैया, डीएनए भी पाया गया। अगर पूछा जाए कि कोशिका के कोई ऐसा अंगक बताओ जिसके अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है, तो सर आपका यही जवाब होगा, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को एक नाम से और जानते हैं, कोशिका का विद्युत ग्रह, या कोशिका का ऊर्जा ग्रह, या सेल का पावर हाउस के नाम से जानते हैं। पूछेगा भैया तुम्हारे आसपास में कौन सा पावर हाउस है, नहीं बता पाओगे। अगर तुमसे कहीं पूछ लिया जाएगा भैया बताओ सेल का पावर हाउस कौन होता है, तो तुम्हें तुरंत बताना पड़ेगा सेल का शक्ति ग्रह कौन होता है, तो सर वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ठीक है ना, समझ में आया ना? बताओ, इमेज बना हुआ है तुम्हारे बुक के अंदर, ठीक है। इसके अंदर अगर पूछ लिया जाए कौन सा आरएनए पाया जाता है, तो वो सॉरी कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो वो 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। और आपको बता दें इसके अंदर कौन सी क्रिया होती है, तो कोशिका में ऊर्जा का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा क्या होता है सर? ऊर्जा का निर्माण होता है। और सर ये ऊर्जा किसके रूप में निकलती है? तो एटीपी के रूप में निकलती है। एटीपी बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसमें क्या होता है सर? इसमें ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा बनती है, ठीक है। और ऊर्जा कब बनती है? क्योंकि इसके अंदर श्वसन की क्रिया होती है।
और उस श्वसन को अपन लोग क्या बोलते हैं? उस श्वसन को हम लोग बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन पहुंचता है, श्वसन की क्रिया होती है, फिर क्या होता है, धीरे से ऊर्जा का निर्माण होता है और उसको हम लोग बोलते हैं कोशिकीय ऊर्जा। और कोशिकीय ऊर्जा का निर्माण किसके रूप में होता है? तो वो होता है एटीपी के रूप में होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से जितनी भी जानकारी बताया हूं तुम्हें इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, वो सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था उतना ही मैं तुमको पढ़ाया हूं, फालतू का पॉइंट तुम्हें मैं नहीं पढ़ाया हूं, ठीक है। और मुझे लगता है कि एनसीईआर, अगर इसकी आकृति देखो, आकृति बहुत कम पूछी जाती, कितने माइक्रोन का मीटर होता है, ये मतलब बहुत रेयर केस में है ना। इसको अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आए आकृति के बारे में तो इसको तुम फर्जी वो कर सकते हो, इतना भी नहीं, 0 पॉइंट कुछ माइक्रोन लंबा, 0 पॉइंट, इसकी लंबाई देखी जाए तो 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर लंबा होता है और 0.2 से 1 माइक्रोमीटर क्या होता है? तो 1 माइक्रोमीटर सर इसका व्यास होता है, डायमीटर बोलते हैं, है ना। इसका इतना व्यास होता है, बस सिंपल यही तो। माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो गया क्या? सूत्र कणिका विखंडन द्वारा विभाजित होती हैं। अगर पूछा जाए कि ये 1 से 2 से 3 से 4 कैसे बनती हैं, तो इनके अंदर विखंडन की क्रिया होती है, फ्रेगमेंटेशन की क्रिया होती है ना। विखंडन की क्रिया होती तब जाकर के ये बनते हैं। क्लियर है यहां तक? बताइए यहां तक किसी कोई दिक्कत है? बोलिए। मिटा दूं इसको मैं? इसको जितने बच्चे इसको लिखना चाहें लिख लो, देखो पूरा बोर्ड भर चुका है। और इसको अपने कॉपी में चुपचाप ऐसे ही उतार लेना है, ठीक है। और इसका जो भी आपको है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट बने, इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब और भी जो तुम्हें कहीं से मिले, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने के बाद अगर बुक पढ़ोगे तुम्हें अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं तुम्हें बुक पढ़ने के लिए क्यों कहता हूँ? क्योंकि मेरा फायदा नहीं होने वाला है उससे, ठीक है। उससे तुम्हारा फायदा होने वाला है। और तुम्हारा फायदा पता है कैसे होगा? वो इनडायरेक्ट रूप से होगा। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, यहां से तुम पढ़ोगे, तुमने कुछ सीखा, नया सीखा, सीख लिया माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका के अंदर ऊर्जा बनाता है ना। अंतःप्रद्रवी जालिका देखा, गोल्गी बॉडी देखा, ठीक है। अंतःप्रद्रवी जालिका के बाद आपने क्या देखा? गोल्गी बॉडी, हाँ यार, हाँ। अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी के बाद आपने लयनकाय देखा, मतलब लाइसोसोम के बाद रिक्तिका देखा, रिक्तिका के बाद माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया, ठीक है। सब कोशिका के अंग देख रहे हो। एक छोटी सी कोशिका, इतनी छोटी, इतनी छोटी कि तुम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हो, ठीक है। उस कोशिका के अंग को तुम लोगों ने देख लिया है। तो अगर बुक खोल के पढ़ोगे जिससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है, धीरे धीरे करके बुक खोलोगे, पढ़ोगे, कुछ नया सीखोगे, देखोगे भाई यार ये तो सही लिखा है, मैं तो इसको पढ़ा हूँ, मैं तो इसको पढ़ा हूँ, फिर तुम्हें ऐसा लगेगा भाई मैं तो ये पढ़ा हूँ, मैं तो ये पढ़ा हूँ, मैं तो ये पढ़ा हूँ। तुम बिल्कुल मतलब सीना चौड़ा करके घूमोगे, है ना। जब एग्जाम आएगा तो वहाँ पे तुम बिल्कुल, तुम्हारा पेन रुकेगा नहीं, चलता जाएगा, चलता जाएगा। इतना लिखोगे, इतना लिखोगे, पूरी कपियाँ भर डालोगे, हैं। एग्जामिनर देख नंबर चला जाएगा, बोलेगा ले भैया तू ही ले ले सब नंबर, सब नंबर तू ले ले, तेरे लिए मैं तो नंबर लेकर के आया था, ले ले नंबर, ऐसे करके है ना। तो फाइनली आज का टॉपिक मेरे को लगता है आज यहीं तक रखते हैं। फिर हम लोगों का टॉपिक आ गया पेज नंबर 136, लवक प्लास्टिड। और प्लास्टिड के बारे में अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्लास्टिड और ये साइटोस्केलेटन, सीलिया, राइबोसोम, तारक का, हाँ ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो मुझे लगता है आज का टॉपिक अपन लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से गहन अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक बस कर देना, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।